इंग्लिश का बेटा आज हमारी क्लास है, तो इंग्लिश के अंदर हम दो तीन चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज आएगा, तो उसके आंसर जो है वो कैसे आपने देने। एक है सीएसएस के लेवल पे जो हमारा इंग्लिश प्रेसी के पेपर में 20 नंबर का सवाल आता है, उसको अटेम्प्ट करने में आपको 5 सवाल दिए जाते हैं और आपने जो है वो उन 5 सवाल को पैराग्राफ के अंदर से एडजस्ट करके आंसर्स देने होते हैं और वो अपने वर्ड्स में आपने लिखना होता है। एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करते, उसकी लेंथ एक लिमिटेड होती है, 3 to 4 सेंटेंसेस तक आपने जो है वो उसे लिमिटेड रखना होता है। जब हम एमपीटी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है वो ये आ जाता है किस लेवल पे, यहाँ पर ये एमसीक्यूज की फॉर्म में इस सवाल आपको दिया जाएगा करने के लिए। और एमपीटी की फॉर्म में जब आपने करना है तो इसको करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एक तो जब एमसीक्यूज की फॉर्म में आपके सवालात आते हैं तो आप इसको एलिमिनेशन रूल के जरिए जो है वो सॉल्व करेंगे। अब इसमें बेटा होता क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को एक दफा रीड करते हैं। पैराग्राफ को रीड करने के बाद नीचे कुछ सवालात दिए होंगे और इन सवालात को जो है वो हम लोग एलिमिनेशन रूल के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एलिमिनेशन रूल मतलब कि जिस पैराग्राफ की या जिस स्टेटमेंट की लॉजिक ही नहीं बनती उसको हम एलिमिनेट करते जाएंगे और इस तरीके से हम नियर टू नियर अपना जो मोस्ट क्लोजली आंसर है उसके उस तक जो है वो पहुंच जाएंगे। तो इस प्रैक्टिस के लिए सिर्फ आप लोगों को ये करना पड़ेगा कि आप लोग 3 मिनट इस पैराग्राफ को पढ़ें एक प्रैक्टिस के तौर पे, फिर उसके बाद आंसर्स हम मिलके लगाते हैं। 3 मिनट इस पैराग्राफ को पढ़ें और पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जब आप इसे पढ़ चुके हो तो आप लोगों ने मैसेज पे बताना है कि सर ये डन हो गया। फिर हम इसके जो है वो जरा आंसर्स फाइंड करेंगे और आप लोग देखेंगे कि क्विकली आपके कितने जल्दी से आंसर जो है वो ठीक होते हैं। 3 मिनट का टाइम लें आप लोग। एग्जैक्टली 3 मिनट के बाद जो है वो मैं माइक ओपन करूंगा अपना और जो है वो आप लोगों के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करें रीडिंग इसकी। इस पैराग्राफ को पढ़ें। चले बेटा, अब आप लोग इस पैराग्राफ को पढ़ चुके हैं। अब हम इस पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग के बाद क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली इनके आंसर लगाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज क्लियर फ्रॉम द पैसेज दैट डॉल्फिन्स, कि डॉल्फिन्स क्या है, मतलब कोई भी चीज नीचे देखते हैं कि क्या चीज पैसेज के अंदर डिस्कस की गई है। डोंट वांट टू बी विद अस एज मच एज वी वांट टू बी विद देम, क्या पैराग्राफ में ये बात हुई है कि हम उनके साथ होना चाहते हैं वो हमारे साथ नहीं होना चाहती? ऐसी कोई बात नहीं की गई, तो इसको एलिमिनेट कर दें, ये आंसर नहीं हो सकता। ए ऑप्शन गई। आर प्रूवन बी टू बी लेस इंटेलिजेंट देन वंस थॉट, क्या ये बात पैराग्राफ में कहीं की गई है कि वो हम उन्हें ज़हीन समझते थे वो उससे कम ज़हीन निकली हैं? नहीं, ऑप्शन ए और बी दोनों ही चले गए। हैव अ रेपुटेशन फॉर बीइंग फ्रेंडली टू ह्यूमंस, हाँ इस तरह की एक बात हुई है। इसका मतलब ये है कि सी हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है, बट हम बाकी ऑप्शंस को भी चेक करेंगे। डी कहता है आर द मोस्ट पावरफुल क्रिएचर्स दैट लिव इन द ओशियंस, नहीं ये बात कहीं नहीं हुई। ई कहता है आर केपेबल ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेटिंग विद ह्यूमंस, क्या ये बात हुई है कि वो कोई जुबान सीखेंगे और इंसानों के साथ कम्युनिकेट करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर विल बी सी। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर इसके ऊपर, द फैक्ट दैट राइटर ऑफ द पैसेज थिंक्स दैट वी कैन किल डॉल्फिन मोर इजीली देन दे कैन किल अस, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए चेक करते हैं, मीन्स दैट दे आर बेटर अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट देन वी आर। नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर हम उनको मार सकते हैं वो हमें नहीं मार सकती, तो इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा एनवायरमेंट से जो है वो बेहतर अडेप्टेड कैसे हो सकती हैं? तो ऑप्शन ए तो गलत हो गई। शोज दैट डॉल्फिन्स हैव अ वेरी सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, नहीं इस बात का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी भी गलत है। सी पे आ जाए, प्रूव्स दैट डॉल्फिन्स आर नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज एट सी, ए बी और सी तीनों ही नहीं हो सकते। 4 पे आ जाए, डज नॉट मीन दैट वी आर सुपीरियर टू देम, हाँ ये बात है। उसने कहा था कि हम उनसे किसी तरह सुपीरियर नहीं सिवाय इस बात के कि हम जो है वो उनको मार देते हैं, और ये सुपीरियरिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो डी ऑप्शन पॉसिबल आंसर हो सकता है। प्रूव्स दैट डॉल्फिन्स हैव लिंग्विस्टिक स्किल्स, नहीं इस तरह की कोई बात नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन कैन इन्फर फ्रॉम द रीडिंग दैट
डॉल्फिन्स आर क्वाइट अबंडेंट इन सम सी, क्या ये बात कहीं की गई थी? क्या ये बात बेटा कहीं पर की गई थी? नहीं। कम्युनिकेशन इज द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ डॉल्फिन्स, ये वाली बात कहीं पर की गई हो? नहीं, ये वाली भी नहीं की गई। ये कहाँ की गई थी बेटा? डॉल्फिन्स के ये सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग एस्पेक्ट तो नहीं है, ये वाली बात तो नहीं की गई। कम्युनिकेशन की बात हुई बट ये वाली बात नहीं की गई। डॉल्फिन्स हैव स्किल्स दैट नो अदर लिविंग क्रिएचर, नहीं ये वाली बात भी नहीं है। इट इज नॉट यूजुअल फॉर डॉल्फिन्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, नहीं ये वाली बात भी गलत है। डॉल्फिन्स हैव सम सोशल ट्रेट्स दैट आर सिमिलर टू दोज ऑफ ह्यूमंस, ई इज द राइट आंसर। ये हमारा सी, डी और ई ये राइट आंसर है या नहीं, ये हम इसको जो है वो चेक कर लेते हैं। 4, 5, 6 क्वेश्चन नंबर है। 4 का आंसर सी है, 5 का डी है और 6 का जो है वो ई है। तो हमारे तीनों सवाल जो है वो ठीक हो गए। उसके बाद अब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, 3 मिनट का टाइम लेंगे। अभी बेटा हमने और भी चीजें करनी है जिसमें हमारी फिल इन दी ब्लैंक्स को कैसे फिल करना वो भी डिस्कस करना, लेकिन पहले पैराग्राफ की एक दफा एक टेक्निक समझ आ जाए आप लोगों को। ऐसे काफी लोगों को पता होगी, बट आप जब भी किसी एमपीटी एग्जाम में बैठे या किसी भी वन पेपर में, तो आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो एमसीक्यूज होते हैं उनको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, एलिमिनेशन रूल से, कि जो ऑप्शंस नहीं है पहले उनको निकाल दें, फिर देखेंगे अब आंसर क्या बनता है सही। अब आप लोग 3 मिनट इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। 3 मिनट पढ़ने के बाद आपने जो है वो फिर इसके आंसर लगाने मेरे साथ। स्टार्ट रीडिंग। चले बेटा टाइम हो गया, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। वन कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द रीडिंग दैट द लाइफ सेविंग इक्विपमेंट डिड नॉट वर्क वेल एंड लाइफ बोट्स कुड नॉट बी लोअर्ड। ये पैराग्राफ में कहीं पर बात हुई थी इस तरह की कि लाइफ बोट्स को जब उतारे नहीं गया और इक्विपमेंट जो है सही तरीके से काम नहीं कर सका, तो ये ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। डिजाइन फॉल्ट्स एंड इनकम्पिटेंट क्रू कंट्रीब्यूटेड द सिंकिंग ऑफ द एस्टोनिया फेरी, नहीं ये वाली बात भी कहीं नहीं हुई। तीसरा, 139 पीपल मैनेज टू लीव द वेसल बट डाइड इन फ्रीजिंग वाटर, ये वाली बात कहां पर हुई थी? उन्होंने कहा कि 139 लोग बचे, इसने मार दिए, ये वाली बात तो हुई नहीं। नेवल आर्किटेक्ट क्लेम दैट एस्टोनिया वाज अनसिंकेबल, ये पहली लाइन में लिखा है कि उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया कि ये अनसिंकेबल है। मोस्ट विक्टिम्स वर ट्रैप्ड इनसाइड द बोट एज दे वर इन देयर कैबिन्स, हाँ ये वाली बात। जी बेटा ये बात हम कर रहे थे कि ये वाली बात की नहीं गई थी पैराग्राफ में, मोस्ट विक्टिम्स वर ट्रैप्ड इनसाइड द बोट एज दे वर इन देयर कैबिन। तो राइट आंसर ई होना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम द पैसेज दैट द सर्वाइवर्स ऑफ द एक्सीडेंट, ऑप्शन ए, इसको पढ़ के बताएं ये हो सकती है कि नहीं हो सकती। हेल्प्ड वन एंड अदर टू ओवरकम द ट्रेजेडी दैट हैड अफेक्टेड देम ऑल, नहीं ये वाली बात कहीं पर पैराग्राफ में जो है वो नहीं की गई। वर मोस्टली यंग मैन बट वुमेन चिल्ड्रन एंड द एल्डरली स्टूड लिटल चांस, मतलब ये बात तो की गई है कि ज्यादातर बचने वाले लोग जो मर्द थे और बूढ़े बच्चे और औरतें जो है वो मारी गई, ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। हेल्प्ड सेव हंड्रेड्स ऑफ लाइफ, ये वाली बात कहीं नहीं की गई। आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम स्वेयर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, नहीं यार इसका इस डिसऑर्डर का तो जिक्र ही नहीं किया गया। टोल्ड द इन्वेस्टिगेटर्स नथिंग अबाउट द एक्सीडेंट, ऑप्शन बी इज मोर लॉजिकल। बेटा ऑप्शन ये जो 7 का डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पैराग्राफ में मेंशन किया हुआ है कि वो उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया कि ये अनसिंकेबल है। इन्होंने कहा है कि नेवल आर्किटेक्ट्स ने क्लेम किया था कि वो अनसिंकेबल है, उन्होंने क्लेम कभी नहीं किया था, तो ये ऑपोजिट बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द एस्टोनिया सैंक, और इसमें आप देख लेते हैं, देयर वर ओनली 139 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, 139 पैसेंजर तो बचे थे, ऑन बोर्ड तो ज्यादा थे, ये नहीं हो सकता आंसर। फ्यू ऑफ द पैसेंजर्स वर अस्लीप, नहीं। देयर वर इनफ लाइफ बोट्स फॉर द नंबर ऑफ पीपल ऑन द बोर्ड, हाँ ये वाली बात है कि लोगों के लिए लाइफ बोट्स मौजूद थी।
फास्टर रिएक्शन बाय द क्रू कुड हैव इंक्रीज द एस्टोनिया's चांस ऑफ सर्वाइवल। ये वाली बात पैराग्राफ में कहीं की गई थी कि अगर वो क्रू जो है वो जल्दी रिएक्ट करता तो शायद बच जाते लोग। ये वाली बात कहीं नहीं की गई, क्योंकि वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज, वो हमसे हमारा ओपिनियन नहीं पूछ रहा, वो पैसेज को ही बता रहा है, कोट कर रहा है। ऑल द पैसेंजर्स हैड ऑलरेडी मूव्ड आउट इन द ओपन डेक्स। नहीं, व्हाट विल बी द पॉसिबल आंसर? पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है इसका? पॉसिबल आंसर इसका सी बनता है। सी इज द पॉसिबल आंसर। आप नोट कर लें, 7th क्वेश्चन का आंसर ई लगाया है, 8th का हमने बी लगाया और 9 का हमने सी लगाया। ई, बी और सी, ई, बी एंड सी हमारे तीनों सवाल ठीक है। अब आखिरी पैराग्राफ, इसको जो है वो पढ़े, इसको पढ़े। 2 मिनट का टाइम है क्योंकि पैराग्राफ छोटा है, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। ये आखिरी पैराग्राफ होगा हमारा। स्टार्ट रीडिंग, 2 मिनट का टाइम है। चले बेटा, फिर हम इसके जो है वो आंसर लगाने की कोशिश करते हैं। और पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एज वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द रीडिंग, टुडे सॉइल इरोजन इन अमेरिका कॉजेज ह्यूमन टू प्लेस न्यू डिमांड्स ऑफ द लैंड। ये बात की गई है कहीं पे? ये तो कहीं पर भी ये बात नहीं की गई। दूसरा देखें, सॉइल इरोजन इन अमेरिका इज वर्स देन इट वाज इन 19th सेंचुरी। हाँ, ये वाली जो है वो बात यहां पर की गई है कि इरोजन ऑफ अमेरिका's farmland has been a problem since settler first put the। यहां से हमें पता चलता है कि ये वाली बी वाली बात की गई, बट ये आंसर हमारा अभी कंफर्म नहीं हो सकता, आगे कोई और ऑप्शन भी हो जाए। हैपन सो स्लोली दैट इट इज हार्डली नोटिस्ड। ठीक है, इतनी स्लोरी हो रही है कि लोगों ने इसे नोटिस ही नहीं किया। नहीं, लोग इसे नोटिस कर रहे हैं। इज द मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम दैट नेशन फेसेस। ये वाली बात कहाँ की गई थी कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसे नेशन फेस कर रही है? यहाँ पे तो मेरे ख्याल में पेट्रोलियम स्कार्सिटी की बात हो रही है। पेट्रोलियम स्कार्सिटी की बात हो रही है बेटा। यहाँ देखे ना, years ahead soil erosion and the pollution problems it causes are likely to replace petroleum scarcity as the nation's most। हाँ, ये वाली बात is the most critical problem that the nation face। नहीं बच्चे, most critical problem नहीं है, ये बात नहीं की गई यहाँ पे। और इसका ये देखें, इज वर्स इन एरियाज विच हैव अ लॉट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्शन। ये वाली बात है कि जहां पर पेट्रोलियम की प्रोडक्शन ज्यादा है वहां पर जो है वो ये सॉइल इरोजन ज्यादा होगी। मैं भी यही कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि रिप्लेस कर दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि ये सबसे बड़ा क्रिटिकल इशू है या यही अकेला क्रिटिकल इशू है। तो ऑप्शन बी जो है वो सीमिंगली सही बात लग रही है। The author points out in the passage that erosion in America has damaged 282 million acres ever since settler first put the prairies and grassland under plow। ये कहां पर बात की गई है? By the 1930 farmland were damaged by erosion। ठीक है, ये ऑप्शन ए हो सकती है। दूसरे पे आ जाते हैं। हैज बीन सो स्वेयर दैट इट हैज फोर्स्ड पीपल टू अबेंडन देयर सेटलमेंट्स। ये वाली बात की गई है कहीं पे? नहीं, ये वाली बात नहीं हुई कहीं पे। occurs only in areas where no vegetation। नहीं, ये वाली बात भी नहीं की गई। can become a more serious problem in the future। ऑप्शन डी और ए में ज्यादा जो है वो डी एक्यूरेट लग रही है। डी जो है वो ज्यादा एक्यूरेट लग रही है क्योंकि ये वाजे तौर पे ये बात की गई है। वाज
ऑन डिक्लाइन बिफोर 1930, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकती, तो ए लगाना है या डी लगाना है? जो बच्चे डी लगाना चाहते हैं वो हैंड रेज कर दें, क्यों? इसमें सेंटेंस करेक्शन ही हम लोग कर रहे थे, तो उसी को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। इट इज मी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्लास, ये सेंटेंस ठीक है, ग्रामेटिकली ये गलत गलत है। इट इज मी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्लास। ये सेंटेंस जो है वो बेटा गलत है। जब आपके सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, जब आपके सेंटेंस में कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाला जो प्रोनाउन होता है वो अपने सब्जेक्टिव केस में यूज होगा। यानी कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये अपने, ये मी इज एन ऑब्जेक्टिव केस, तो ये अपने सब्जेक्टिव केस में यूज होगा। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पोस्ट। अब यहाँ पर भी एक और मिस्टेक है, वो मिस्टेक ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आता है वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाले वर्ब प्रोनाउन के हिसाब से आएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा एम। इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्लास। इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्लास। It is they who are actually attending the ceremony. It is they who are actually attending the ceremony. ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो प्रोनाउन है वो अपने सब्जेक्टिव केस में है। दे इज द सब्जेक्टिव केस ऑफ देम, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम होगा। तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो भी इसी के हिसाब से लगना है, रिलेटिव प्रोनाउन हु के बाद। तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगता होता है, तो यहाँ पर जो है वो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। नीदर ही नॉर आई वॉज देयर। नीदर ही नॉर आई वॉज, नॉर आई वॉज देयर। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है जब आप दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो आपके होते हैं उनको नीदर और नॉर के साथ कनेक्ट करते हैं, नीदर और नॉर की जो कंजंक्शन होती है इसके साथ कनेक्ट कनेक्ट करते हैं, तो आपका हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। हेल्पिंग वर्ब आपका सिंगुलर होगा। यहाँ पे नीदर और नॉर दो सिंगुलर सब, ही भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इनके साथ आपने जोड़ा हुआ है, तो फिर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब जो है वो
आपका सिंगुलर आएगा। उसके बाद आ जाता है नीदर द असिस्टेंट मास्टर्स नॉर द हेडमास्टर वाज प्रेजेंट। वो फिर उसके वो आगे वो अभी आएगा तो फिर आगे देखते हैं। नीदर दे हो, ये उसी की कनेक्शन का वो बता रहा हूं मैं आपको, प्लूरल। ये इस तरह के जब प्लूरल आ जाए तो फिर क्या करना है। नीदर द असिस्टेंट मास्टर्स नॉर द हेड मास्टर वाज प्रेजेंट। जब आपके दो सब्जेक्ट्स, यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर्स थे, यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट थे सिंगुलर, यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है असिस्टेंट मास्टर्स, और ये सिंगुलर है। तो फिर ऐसे केस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल आता है। जब आपके दो सब्जेक्ट्स जिनको नीदर या नॉर से जोड़ा जाए, दो सब्जेक्ट्स जिनको नीदर या नॉर से जोड़ा जाए और उनकी तादाद या उनके नंबर्स में डिफरेंस हो, तो फिर हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल आता है। यहाँ पर ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो नंबर्स में डिफरेंस आ गया, तो फिर ऐसी सूरत में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, प्लूरल आएगा। नीदर द असिस्टेंट मास्टर्स नॉर द हेडमास्टर वर प्रेजेंट। अभी भी यहाँ पर मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो वर्ब के करीब आएगा। जो प्लूरल सब्जेक्ट आपका होगा, ये जो प्लूरल सब्जेक्ट है, ये जो है वो फिर किसके करीब होगा, अपने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के करीब होगा। तो ये इसकी अरेंजमेंट भी चेंज करनी पड़ेगी। नीदर द हेडमास्टर नॉर द असिस्टेंट मास्टर्स वर प्रेजेंट। ईदर ही और आई इज मिस्टेकन। आइदर ही और आई इज मिस्टेकन। आइदर ही और आई इज मिस्टेकन। जब आपके दो सब्जेक्ट्स ईदर और आई और से जुड़े हुए हों, अगर आपके दो सब्जेक्ट्स ईदर और से जुड़े हों, जैसे नीदर और नॉर से जोड़ते हैं, वैसे ईदर और से जुड़े हों, तो हेल्पिंग वर्ब आपका दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। हेल्पिंग वर्ब आपका दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट है आई, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगा इधर ही और आई एम मिस्टेकन। जब आपके दो सब्जेक्ट इधर और से जुड़े हुए हों, तो आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो नियरेस्ट जो सब्जेक्ट यानी कि दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से जो है वो लगेगा। देयर वॉज अ गर्ल इन द क्राउड हु वॉज सस्पिशियस।
There was a girl in the crowd who was suspicious. वेरी गुड सीमल बच्चे, शाबाश, ठीक है सेंटेंस, वेरी गुड. ये सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली गलत है, ठीक है. ये सेंटेंस जो है वो गलत है. ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हु के साथ वाली फ्रेज है, हु वाज सस्पिशियस, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये किसको सस्पिशियस कह रही है? ये गर्ल को सस्पिशियस कह रही है. तो रिलेटिव नाउन की जो फ्रेज होती है जो कि हु वाज सस्पिशियस, ये हमेशा उस सब्जेक्ट के बाद आनी चाहिए जिसको वो एक्सप्लेन करती हो. तो ये किसको एक्सप्लेन कर रही है? गर्ल को एक्सप्लेन करी, तो ये यहां पर नहीं आएगी. ये कहां पर आएगी? इसकी जो जगह है वो यहां पर है. There was a girl who was suspicious in the crowd. अब ये जो who was suspicious, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है. यहाँ पर आप दोनों साइड्स पर असर्टिव कोमा लगा के इसको सेपरेट कर देंगे. यहाँ पर भी एक कोमा लगाएंगे और एक कोमा आप यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है. पॉजिटिव कोमा, सॉरी असर्टिव कोमा कह रहा था, पॉजिटिव कोमा लगा के आप इसको सेपरेट कर देंगे, क्योंकि ये अननेसेसरी पार्ट है, ये एडिशनल पार्ट है. इसके बगैर भी सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाता है. अगर इसको डिलीट करें, देयर वाज अ गर्ल इन द क्राउड, मीनिंग क्लियर हो रहा है. तो इसका मतलब है कि वो आपका अननेसेसरी पार्ट था. देयर वाज अ गर्ल हु वाज सस्पिशियस इन द क्राउड. तो इसके गिर्द कोमा भी लगाना आपने नहीं बोलना, पॉजिटिव कोमा जिसको बोलते हैं. I went to the market on Sunday, which was notorious for smuggling. Is it right or wrong? अब यहाँ पे जो ये रिलेटिव नाउन की फ्रेज है, ये मार्केट की स्पेसिफिकेशन बता रही है, मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है. तो सेंटेंस क्या होगा? आई वेंट टू द मार्केट विच वाज नोटोरियस फॉर स्मगलिंग. ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो इसके गिर्द आप क्या करेंगे? अब पॉजिटिव कोमा लगाएंगे और ऑन संडे. द मैटर इज बिटवीन ही एंड शी. द मैटर इज बिटवीन ही एंड शी. बिटवीन के बाद जो भी प्रोनाउन आते हैं वो प्रोनाउन अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे. वो अपने किस में आएंगे? ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे, नॉट पोजेसिव केस में. हिज इज पोजेसिव केस, ठीक है. वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे. तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम. और शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? शी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर. तो यहां पर आएगा द मैटर इज बिटवीन हिम एंड हर. द मैटर इज बिटवीन हिम एंड हर. लेट आई गो फॉर अ वॉक. लेट आई गो फॉर अ वॉक. लेट मी गो फॉर अ वॉक. लेट के बाद भी जो प्रोनाउन आता है वो किस केस में आएगा? वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा. लेट मी गो फॉर अ वॉक. आई इज द सब्जेक्टिव केस ऑफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी. लेट मी गो फॉर अ वॉक.
आई नो टू राइट अ लेटर। मैंने लेटर के लिए एक वोकेबलरी वर्ड में एक चीज, एक लफ्ज लिखवाया था। उसकी क्या इंग्लिश है, किसी बच्चे को याद है? लेटर के लिए एक लफ्ज लिखवाया था, ई से शुरू होता था। एपेस्टल। एपेस्टल जो हम लोगों ने लेटर के लिए वर्ड देखा था। आई नो टू राइट अ लेटर, जब हम नो इस सेंस में यूज करें कि वो किसी स्किल को शो करता हो, आपकी किसी स्किल को, किसी खूबी को शो करता हो, किसी सलाहियत को शो करता हो, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसके बाद हम लोग हाउ टू लगाते हैं। आई नो हाउ टू राइट अ लेटर। आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। आई सा हिम टू स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स। एपेस्टल बेटा वर्ड है जिसका मतलब है खत। आज माशाल्लाह से 1000 वोकेबलरी वर्ड्स का टेस्ट भी हो गया बच्चों का, और उम्मीद है कि अच्छा टेस्ट हुआ होगा। 1000 वर्ड्स कितने दिन में याद किए हैं? अगर बीच में जो 7-8 दिन मेरे ऑफ कर दे तो हम लोगों ने हार्डली जो है वो 20 डेज से भी कम टाइम में जो है वो इसको प्रिपेयर किया है, 1000 वर्ड्स को। आई सा हिम टू स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स। देखें, सी के बाद, डेयर के बाद, लेट के बाद, बिहोल्ड के बाद, हेयर के बाद हम कभी भी टू यूज नहीं करते। आई सा हिम, आई सा हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट। ठीक है, आई सा हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट। सी के बाद टू इन्फिनेटिव यूज नहीं करते, बल्कि हम सिंपल इन्फिनेटिव यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। टू इन्फिनेटिव में साथ टू लगता होता है। ये वाली ही हैड बेटर टू गो नाउ। ही हैड बेटर टू गो नाउ। ये बच्चे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको क्लास के बाद लिस्ट सेंड कर दूंगा। वैसे लिखवाई हुई है करेक्शन मैंने, मल्टीपल टाइम करवाई है ये करेक्शन। ही हैड बेटर टू गो नाउ। हैड बेटर के बाद टू नहीं आता होता। ये करेक्शन अच्छे से याद कर लें, कल स्पेशल सीएसएस वालों का पेपर भी है तो वो शायद उसको हेल्प दे जाए, ये काफी ज्यादा पूछी जाती है। ही हैड बेटर गो नाउ। ही हैड बेटर गो नाउ, टू नहीं आता, हैड बेटर के बाद हम टू नहीं लगाते। आई मेट अस्मा 3 years बिफोर। बच्चे ट्रायल क्लासेस नहीं है उसकी, कैंसिल कर दिया ट्रायल क्लासेस, बस अब सिर्फ रेगुलर क्लासेस ही हैं उस तहसीलदार की पोस्ट की। तो वो सेशन शुरू हो चुके हैं हमारा। आई मेट अस्मा 3 years बिफोर। दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सही है?
दोनों सेंटेंस गलत है। जब एक सिंपल सा रूल याद रख लें, जब आपका पास्ट इंडेफिनेट का टेंस होगा तो वहां पर क्या लगेगा, पास्ट इंडेफिनेट में अगो आता है और परफेक्ट टेंसेस में बिफोर आता है। तो ये पास्ट इंडेफिनेट है, तो यहाँ पर आप बिफोर नहीं लगाएंगे बल्कि आप क्या लगाएंगे, अगो लगाएंगे। आपने सिर्फ टेंस देखना है कि टेंस कौन सा है। अगर टेंस पास्ट इंडेफिनेट है तो उसमें आपने आंख बंद करके अगो लगा देना, और अगर परफेक्ट टेंस है तो वहां पर आपने बिफोर लगा देना। ही हु विन्स द रेस ही विल गेट द प्राइज। ही हु विन्स द रेस ही विल गेट द प्राइज। जब सेंटेंस प्रोनाउन के साथ उसका रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो फिर दोबारा से उसको लिखने की जरूरत नहीं, सेंटेंस के सेकंड पार्ट में वो प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ उसका रिलेटिव प्रोनाउन फौरी तौर पे आ गया है। तो इट मींस यहाँ पर आपको जो है वो दोबारा से वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये सेंटेंस बनेगा ही हु विंस द रेस सिंपली विल गेट द प्राइज। और ये कोमा को भी हटा देना आपने। ही के बाद उसका रिलेटिव प्रोनाउन फौरी तौर पे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने इसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया है। अब दोबारा से आपको जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सेंटेंस को जो है वो जाने दें, ही हु विंस द रेस विल गेट द प्राइज। उसके बाद आपका हो जाता है आई सा अ बर्ड विच वाज चिरपिंग। सेंटेंस में आई सा अ बर्ड, जब हम जानदार चीजों की बात करते हैं, या जानदार चीजें या बीस्ट, जो आपके दरिंदे होते हैं जैसे लाइन हो गया, टाइगर हो गया, हिपोपोटेमस हो गया, इनके साथ हम हु का इस्तेमाल करते हैं। और बेजान चीजें या छोटे छोटे जो परिंदे इंसेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम विच लगाते हैं। तो ये सेंटेंस ठीक है, आई सा अ बर्ड विच वाज चिरपिंग। देयर वाज अ लायन हिडन इन द बुशेस विच वाज रेडी टू एम्बुश। इसका बताएं कि सही है गलत है। यहाँ पे हु वाज आएगा, क्योंकि लाइन एक दरिंदा है, एक बीस्ट है, तो विच नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, यहाँ पर हु का इस्तेमाल होगा, हु वाज रेडी टू एम्बुश। इसको ये हटा दें, बल्कि वो ठीक कह रही है बच्ची, ये सही है।
Who was ready to ambush? The three killed and one was injured. जब आपके सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हों, जब आपके सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हो और दोनों की तादाद डिफरेंट हो, तो फिर दोनों के लिए हेल्पिंग वर्ब भी डिफरेंट लगेगा। 3 किल्ड, ये 3 है, 1 वाज, इधर 1 है, तो तादाद इनकी डिफरेंट है, दोनों को एंड से भी जोड़ा हुआ है। तो अब ये होगा कि जब दो सब्जेक्ट्स हों और दोनों की तादाद डिफरेंट हो, तो फिर दोनों के लिए अलग अलग जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। 3 के साथ क्या आएगा? 3 के साथ आएगा वर। 3 वर किल्ड एंड 1 वाज इंजर्ड। 3 वर किल्ड एंड 1 वाज इंजर्ड। जब आपके दो सब्जेक्ट्स की तादाद डिफरेंट होगी और वो एंड से जुड़े हुए होंगे, तो फिर क्या होगा? दोनों के साथ अलग अलग जो है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। आई लाइक सच बॉयज हु आर हार्ड वर्किंग। हु की जगह पर एज आएगा। यहां पर एक कंजंक्शन होती है सच एज। सच एज की कंजंक्शन होती है, सच हु की कोई कंजंक्शन नहीं होती। तो आई लाइक सच बॉयज हु आर हार्ड वर्किंग, तो यहां पर बेटा वो पेड ग्रुप है, तो उस पेड ग्रुप में जो है वो सिर्फ इनरोल्ड स्टूडेंट ही उसमें ऐड है। आई लाइक सच बॉयज हु आर हार्ड वर्किंग, तो सच के साथ एज लगता है, हु नहीं लगता। आई लाइक सच बॉयज एज आर हार्ड वर्किंग। बेटा सच और एज की कोरिलेटिव कंजंक्शन होती है सच एज के नाम से। सच एज के नाम से, तो सच यहाँ पे वही वाली मिस्टेक है कि यहाँ पे सच हु से रिलेटिव कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है वो लिखी हुई है। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन सच हु नहीं होती, सच एज होती है, तो इसलिए यहाँ पर हु की जगह पे एज आएगा। ही इज द सेम पर्सन whom I met yesterday. whom I met yesterday. हमारी इंग्लिश में ऐसे ही है कि हम जो सही लग रहा होता है एक्चुअली वही गलत होता है। बेटा सेम के साथ दैट की कंजंक्शन कंप्लीट होती है, सेम दैट आएगा, ठीक है। सेम होम नहीं होता, जिस तरह सच सच हु नहीं होता, इसी तरह सेम होम नहीं होता, सेम के साथ दैट आता होता है। ही इज द सेम पर्सन दैट आई मेट यस्टरडे। दैट आई मेट यस्टरडे।
यू ही एंड आई आर क्रिमिनल्स। यू ही एंड आई आर क्रिमिनल्स। आपने एक कॉम्बिनेशन याद रखना है प्रोनाउंस का। जब आपके सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन जो है वो यूज हो, तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ये तरतीब आपने तब रखनी है जब कोई पॉजिटिव सेंटेंस हो। वाइल फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन एंड सेकंड पर्सन आपने तब रखना है जब कोई काम नेगेटिव हो। इसका आसान सा कुलिया मैं आपको बता देता हूं कि आपने अच्छी चीज का क्रेडिट हमेशा दूसरों को देना है, और बुरी चीज का, जो बुरी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आपने लेनी है, अगर आप भी आपका नाम भी उस चीज में आ रहा है। तो यहाँ पर आई आर क्रिमिनल्स, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर एक बुरा काम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फर्स्ट पर्सन लगाएंगे, यहाँ पर थर्ड पर्सन लगाएंगे, सेकंड पर्सन लगाएंगे, और थर्ड पर्सन अपनी जगह पे हमेशा मौजूद रहेगा। चाहे आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, थर्ड पर्सन हमेशा मिडिल में आएगा। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड की पोजीशन जो है वो चेंज होगी। आई डिसलाइक मी लविंग हिम। आई डिसलाइक मी लविंग हिम। बच्चे एक लफ्ज होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि लविंग और लविंग, ये दो लफ्ज हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे यूज होगा, यहां पर क्या होगा, जीरेंड के तौर पे यूज होगा। जीरेंड बेसिकली क्या होता है, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होता है, बट वो एक तरह का नाउन होता है। ठीक है, अगर आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो नाउन की सेंस देगा। मिसाल के तौर पे आई डिसलाइक मी लविंग हिम, मैं उसको प्यार करना पसंद नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ पे प्यार करना, या ये होगी इसकी ट्रांसलेशन होगी, मैं उसको प्यार कर रहा है नहीं पसंद करता। मैं उसको प्यार कर रहा है नहीं पसंद करता, या मुझे उसको प्यार करना पसंद नहीं है। तो प्यार करना और प्यार कर रहा है, दो, जो कर रहा है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्यार करना इज समथिंग, इसको नाउन के फ्रेज में आप ले जाएंगे। तो यहाँ पर लविंग जो है वो आपका जेरेंड के तौर पे है, और लविंग जेरेंड नॉर्मली सेंटेंस के स्टार्ट में आते होते हैं, बहुत रेयर केसेस में ये मिडल में आते हैं। सेंटेंस हमेशा इनसे स्टार्ट होता है वैसे। तो यहाँ पर जेरेंड से पहले जो प्रोनाउन आता है वो अपने किस केस में आता है, वो अपने पोजेसिव केस में आता है, सब्जेक्टिव केस में नहीं, या ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आता। आई डिसलाइक मी लविंग हिम, तो मी का पोजेसिव केस क्या होगा, मी का पोजेसिव केस होगा माई। आई डिसलाइक माई लविंग हिम, आई डिसलाइक माई लविंग हिम। किसी भी जेरेंड से पहले जो प्रोनाउन होगा वो अपने पोजेसिव केस में होगा। नॉट माई सेल्फ, माई सेल्फ का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि डिसलाइक के बाद हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते। ड्राइविंग अ कार इज माई हॉबी, यहाँ पर ड्राइविंग जो है वो क्या है, वर्ब है या जेरेंड है।
यहाँ पर ये जेरेंट है, क्योंकि इसको बोल के देखें, गाड़ी चला रहा है मेरी हॉबी है, ये इसकी ये ट्रांसलेशन तो नहीं होगी, गाड़ी चलाना या ड्राइविंग करना मेरी हॉबी है। तो यहाँ पर ये नाउन के तौर पे यूज, अगर तो उसकी ट्रांसलेशन आप यूं कर रहे हैं कि चला रहा है एक कार मेरी हॉबी है, तो फिर तो सही होगा, फिर तो पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, अदरवाइज ये जीरेंड ही है। ही इज मोर सीनियर देन मी, सही है या गलत है? अच्छा बच्चे, यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वोकेबलरी का टेस्ट कर लिया हुआ है? प्लीज रेज योर हैंड्स, जिन्होंने वोकेबलरी का टेस्ट कर लिया हुआ है। वो लोग अपना टेस्ट पीडीएफ करके मुझे सेंड कर दें, मैं फिर उनको की शेयर करता हूँ। इसमें बच्चे दो मिस्टेक्स हैं। एक तो बच्चे, हर वो एडजेक्टिव या कोई वर्ड जो आई ओ आर पे खत्म होता है उसके बाद देन नहीं आता, टू आता है। हर कोई सब्जेक्ट जो आई हर कोई वर्ड जो आई ओ आर पे खत्म होगा तो उसके बाद कभी भी आपने देन नहीं लगाना, बल्कि प्रेपोजिशन टू आएगा। सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, ठीक है, इन सब के साथ आपने क्या लगाना है? टू लगाना है। अब एडजेक्टिव की तीन डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जो एक बंदे की खुसूसियात बताने के लिए यूज होती है, कंपैरेटिव डिग्री दो लोगों की खुसूसियात बताने के लिए या दो लोगों का कंपैरिजन करने के लिए, और सुपरलेटिव डिग्री दो से ज्यादा लोगों का कंपैरिजन करने के लिए यूज होती है। जो पॉजिटिव डिग्री होती है, जैसे कि आपका फास्ट, ये पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? उसमें ई आर आखिर में नॉर्मली लगता है तो वो फास्टर हो जाएगा, तो फास्टर मींस वो कंपैरेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव होगी तो उसके आखिर में ई एस टी लग जाता है, फास्टेस्ट हो गया। अब दो कंपैरेटिव डिग्री आपकी जो है वो साथ में नहीं आ सकती, ठीक है। और वैसे भी कंपैरेटिव, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर सीनियर, जो वर्ड आई ओ आर पे खत्म होते हैं, जो वर्ड आई ओ आर पे खत्म होते हैं नॉर्मली उनसे पहले मोर और मोस्ट नहीं लगता होता। जो लोग आईओ, जो वर्ड आईओ आर पे खत्म होते हैं, एक तो इनके बाद टू लगता है, और इनके साथ मोर या मोस्ट हम नहीं लगाते। तो यहां पर क्या लगेगा? ही इज सीनियर टू मी, बस ही इज सीनियर टू मी होगा। रिहान इज जूनियर टू मी, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। आदिल प्रेफर हेल्थ टू वेल्थ। आदिल प्रेफर हेल्थ टू वेल्थ। आदिल प्रेफर्स हेल्थ टू वेल्थ, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। एक तो इसमें प्रेफर नहीं आएगा, प्रेफर जाएगा, क्योंकि आदिल जो है वो सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और प्रेफर के साथ प्रेपोजिशन हमेशा टू लगता होता है, ओवर नहीं लगता। ओवर जो है वो गलत है। आदिल प्रेफर्स हेल्थ टू वेल्थ, प्रेफर के साथ हम कभी भी जो है वो ओवर नहीं लगाते, बल्कि क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? आदिल प्रेफर्स हेल्थ टू वेल्थ, तो ये सही सेंटेंस है।
ड्रैगन फ्रूट इज मोर प्रेफरेबल देन एप्रिकॉट। ड्रैगन फ्रूट, एक तो बच्चे प्रेफर हो या प्रेफरेबल हो, दोनों के साथ टू आएगा। प्रेफर हो या प्रेफरेबल हो, दोनों के साथ क्या लगता होता है? प्रेपोजिशन टू लगता होता है, और कोई नहीं लगता। दूसरा, प्रेफरेबल के साथ कभी भी आप मोर नहीं लगाते। प्रेफर प्रेफर या प्रेफरेबल के साथ आप मोर नहीं लगाते, तो ये भी चला जाएगा यहां से। तो ड्रैगन फ्रूट इज प्रेफरेबल टू एप्रिकॉट। लिसन, डोंट गो, स्टे लिटिल मोर। सही है या गलत है? एक लफ्ज होता है लिटिल, इसका मतलब है अभी ना जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ। वो जो भाई है वो ये कहना चाह रहा है कि भाई अभी ना जाओ, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा सा और रुक जाओ। तो यहाँ पे क्या होता है? लिटिल, आ लिटिल, और द लिटिल, इसका इस्तेमाल आपने याद रखना है। लिटिल का मतलब, अगर लिटिल अकेला आएगा तो इसका मतलब होगा कुछ भी नहीं, जीरो। इसका मतलब नेग्लिजिबल, जीरो है। आ लिटिल का मतलब है नॉट इन लार्ज अमाउंट बट इन कंसिडरेबल अमाउंट, मतलब थोड़ी सी जो है ना कंसिडरेबल आप अमाउंट कह सकते हैं। बेटा रात 9 बजे को होती है क्लास उसकी। और द लिटिल का मतलब है थोड़ा सा ज्यादा बट नॉट कंप्लीटली, पूरा कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब जिसको आप इमेजिन क्या कह सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, या जो आपके लिए इस्तेमाल काबिल इस्तेमाल हो सकती है, कि या जो चीज आपको, या जिस चीज को दूसरे भी देख सके। तो यहाँ पर उसका मतलब है थोड़ी देर रुक जाओ। तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे लिटिल लगाएंगे तो उसका मतलब है कि यहाँ ना रुको। वो ये तो नहीं कहना चाहता, वो तो कहता है कि थोड़ी देर और रुक जाओ। तो इसका मतलब है यहाँ पर गलती है। यहाँ पर क्या आएगा? स्टे अ लिटिल मोर। स्टे अ लिटिल मोर। स्टे अ लिटिल मोर। बच्चे मैं आपको एक नंबर सेंड कर दूंगा, आप वो CR GR हैं लड़कियों की, आप उनसे जो है वो बात कर लें, वो आपको सारा गाइड कर देंगी। दा लिटिल नहीं आएगा। जब, एक बात आपने याद रखनी है, जहां पे आ लिटिल लगा हो वहां पे दा लिटिल लगा दे, जहां पे लिटिल लगा हो वहां पे आ लिटिल लगा दें, बस ठीक हो जाएगा। यही केस आपका फ्यू का होता है। फ्यू बॉयज इन द क्लास, देयर वर फ्यू बॉयज इन द क्लास। अब यहां पर फ्यू का मतलब होता है जीरो, आ फ्यू का मतलब होता है चंद, और दा फ्यू का मतलब होता है क्लास कंप्लीट नहीं है बट कंसिडरेबल अमाउंट है। अब जैसे ये क्लास है, हाँ तो ठीक है ना, आप जाके जो है वो एंजॉय करें, इंस्टाग्राम को जरा स्क्रॉल करें। आपने मुझे वीडियोस भेज भेज के जान खाई हुई है, जाए नहीं दिल करा तो। देयर वर फ्यू बॉयज इन द क्लास, देयर वर फ्यू बॉयज इन द क्लास बेटा। तो इसका मतलब यह है कि क्लास में कुछ लड़के हैं, लेकिन आपके सेंटेंस को देख के लग रहा है कि क्लास में कोई भी लड़का नहीं है। तो यहां पर फिर क्या करेक्शन होगी? देयर वर अ फ्यू बॉय इन द क्लास, अ फ्यू बॉयज इन द क्लास होगा। ठीक है, देयर वर अ फ्यू बॉयज इन द क्लास। ये लिटिल और आ लिटिल का
फ्यू और द फ्यू को समझ आ गया आपको? सारे बच्चे जा चुके हैं। चले बच्चे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू आ गया था। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसको, और फिर जो स्पेशल सीएसएस वाले बच्चे हैं वो, उनको जो है वो करेक्शन मैं ग्रुप के अंदर सेंड करता रहूंगा। तो वहां से आप लोगों ने करनी है। और ऐसे की आउटलाइंस जो मैंने आज आपको करवाई है उनको थोड़ा सा क्रैम कर लें। 3 घंटे का टाइम आपको मिल रहा है। आप जितनी आउटलाइंस हमने डिस्कस की हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और बाकी जो जितने भी हैं, उनको देख लें। गवर्नेंस के ऊपर अच्छे से देख लेनी है आपने। फिर उसके बाद जो है वो थोड़े से लिटरेरी एसेस की तरफ आएंगे। मैं रैंडम आपको कोई टॉपिक दूंगा और आप लोगों ने रैंडमली उसके ऊपर जो है ना उसी वक्त आउटलाइन बना के मुझे सेंड करनी है। चलें बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती कल। इसकी रिकॉर्डिंग और पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। बेटा, तहसीलदार की क्लास मैंने बताया कि रात 9 बजे होगी, और रात 9 बजे जो है वो आपको क्लास अटेंड कर सकते हैं।